सोचिए कि रविवार सुबह के 11 बज रहे हैं, हम्म। किसी के दरवाजे पे दस्तक होती है, दरवाजा खुलता है और जो शख्स सामने खड़ा है वो गहरी नींद में है, आंखें एकदम भारी हैं। हाँ, मतलब अमूमन कोई भी इंसान ऐसी स्थिति में यही सोचेगा कि शायद इनकी तबीयत ठीक नहीं है या कोई भारी परेशानी है जिसकी वजह से दिन चढ़ने तक बिस्तर नहीं छोड़ा। बिल्कुल। लेकिन जब वजह पूछी जाती है ना, तो एक बेहद सुकून भरी मुस्कान के साथ जवाब मिलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असल में रात में लिखते लिखते सुबह के 6 बज गए थे, तब जाकर सोया हूँ। अरे वाह! और दिलचस्प बात यह है कि ये जवाब किसी ऐसे इंसान का नहीं था जिसके पास कोई बहुत बड़ी पब्लिशिंग डील हो। सही कहा। या जो किसी बड़े महानगर के वातानुकूलित कमरे में बैठकर कोई बेस्टसेलर लिख रहा हो। हाँ, ये एक ऐसे इंसान का जवाब था जिसने कभी अपनी एमए तक की पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए बीड़ियां बनाने का काम किया था। सच में ये बहुत बहुत ही प्रेरक है। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास आसी यूसुफपुरी की लिखी एक किताब है, यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के अदबी गौहर। इसी का एक बेहद दिलचस्प अंश आज हमारे साथ है। जी। और हमारा उद्देश्य ये समझना है कि मौलवी खलील अंसारी, जिन्हें दुनिया खाक यूसुफपुरी के नाम से जानती है, वो आखिर कैसे कैसे इतनी घोर आर्थिक तंगी और अभावों के बीच से निकलकर गाजीपुर के यूसुफपुर कस्बे के एक वैचारिक मार्गदर्शक बन गए। देखिए, इस स्रोत की जो सबसे बड़ी खूबी है ना, वो ये है कि ये कोई ऐतिहासिक दस्तावेजों का सूखा ब्यौरा नहीं है। हाँ, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के सबसे कठिन दौर में, जहाँ बुनियादी वजूद बचाना ही एक रोजमर्रा की जंग हो, वहाँ साहित्य को अपनी ढाल बना लेता है, तो उसकी रचनाओं में जो यथार्थ उभर कर आता है, वो किसी भी एकेडमिक बहस से कहीं ज्यादा तीखा और सच्चा होता है। तो उस रात भर जागकर लिखने वाले जुनूनी शख्स के भीतर झांकने से पहले मुझे लगता है हमें उन बाहरी परिस्थितियों को समझना जरूरी है जिन्होंने इस इंसान को गढ़ा। जी बिल्कुल। स्रोत के अनुसार खाक साहब का जन्म 4 दिसंबर 1946 को गाजीपुर के यूसुफपुर महल्ले में हुआ था। 5 भाइयों में वो चौथे नंबर पर थे और परिवार को भयानक तंगाली का सामना करना पड़ा। मतलब एक युवा का उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए बीड़ी बनाना ये सिर्फ एक काम नहीं है, ये एक बहुत भयानक सामाजिक यथार्थ है। सही बात है। बीड़ी बनाने का काम शारीरिक रूप से बेहद उबाऊ और थका देने वाला होता है। ऐसे में पढ़ाई और साहित्य की ओर इतना रुझान बनाए रखना कैसे संभव हुआ होगा? देखिए, यहीं पर इंसान के दिमाग का जो मैकेनिज्म है वो काम करता है। अच्छा? हाँ, बीड़ी बनाने की प्रक्रिया में हाथों का एक मशीनी मूवमेंट होता है, जिसे एक समय के बाद दिमाग के सक्रिय हिस्से की जरूरत नहीं होती। ये एक ऑटो पायलट जैसी स्थिति है। ओहो, यानी हाथ अपना काम कर रहे हैं और दिमाग आजाद है। बिल्कुल। इस शारीरिक नीरसता ने खाक साहब के मानसिक क्षितिज को आजाद कर दिया। जब उनके हाथ बीड़ी के पत्ते मोड़ रहे होते थे ना, तब उनका दिमाग दर्शन, साहित्य और समाज की सच्चाइयों का विश्लेषण कर रहा होता था। अरे वाह! उन्होंने इस थका देने वाले काम को अपनी वैचारिक प्रक्रिया में बाधा नहीं बनने दिया, बल्कि उस एकांत को अपने चिंतन का समय बना लिया। मतलब ये सिर्फ रोजी रोटी का संघर्ष नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपने मानसिक वजूद को जिंदा रखने की एक बहुत सचेत लड़ाई थी। फिर 1975 में उन्हें म्यूनिसिपैलिटी में नौकरी मिली, जिससे जीवन में कुछ ठहराव आया। लेकिन उनके व्यक्तित्व का जो एक विरोधाभास स्रोत में दर्ज है, वो सोचने पे मजबूर कर देता है। आप उनके बाहरी रूप रंग की बात कर रहे हैं? हाँ, उनका रूप रंग निहायत ही आम था। लगभग 5 फीट का दुबला पतला शरीर, मूछें एकदम पतली सी, सफेद कुर्ता पायजामा और हाथ में हमेशा एक छाता या बाकुड़ी। जी, बाहरी तौर पर देखने में ऐसा लगता होगा जैसे मोहल्ले का कोई आम सा बुजुर्ग चला आ रहा है। बिल्कुल। लेकिन इसी साधारण लिबास वाले शख्स के दरवाजे पर नगर के चेयरमैन से लेकर बड़े बड़े सांसद तक आते थे, सामाजिक और सियासी मशवरे लेने। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पुरानी साधारण सी जिल्द वाली किताब के भीतर सदियों का सबसे कीमती ज्ञान छुपा हो। मतलब लोग बाहरी सादगी देखकर धोखा खा सकते हैं, लेकिन जो पन्ने पलटता है वो हैरान रह जाता है। बहुत बहुत सटीक उपमा दी आपने। और देखिए, सत्ता और राजनीति में बैठे लोग हमेशा ऐसे व्यक्तियों की तलाश में रहते हैं जो जमीनी हकीकत से जुड़े हों। हाँ, क्योंकि राजनेताओं के इर्द गिर्द तो अक्सर वो चापलूस लोग होते हैं जो वही बोलते हैं जो सत्ता सुनना चाहती है। बिल्कुल। खाक साहब का भौतिक लालच से मुक्त होना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्हें किसी से कोई पद या पैसा नहीं चाहिए था। इसलिए जब कोई चेयरमैन या सांसद उनसे मशवरा लेता था, तो खाक साहब उन्हें
उन्हें समाज का बिल्कुल बिना फिल्टर किया हुआ नंगा सच बताते थे। तो एक म्यूनिसिपैलिटी कर्मचारी के पास इतनी बड़ी राजनीतिक हस्तियों का आना, ये इस बात का प्रमाण है कि सत्ता भी उस बौद्धिक और नैतिक अखंडता के आगे झुकने को मजबूर थी जिसे खरीदा नहीं जा सकता। एकदम सही। पर अक्सर हम ये देखते हैं कि अभाव और जो कड़ा संघर्ष होता है ना, वो इंसान को कड़वा बना देता है या सिर्फ अपने स्वार्थ तक सीमित कर देता है। हाँ, ये बहुत आम बात है। तो बुनियादी रोटी रोजी की जद्दोजहद से गुजरने वाला इंसान किशोरावस्था से ही बिना किसी स्वार्थ के समाज सेवा में कैसे उतर सकता है? स्रोत में जिक्र है कि उन्हें मकतब में बिना किसी मुआवजे के पढ़ाना शुरू कर दिया। उनके संघर्ष ने उन्हें दुनिया से नाराज क्यों नहीं किया? देखिए, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो जब कोई व्यक्ति अत्यधिक पीड़ा या अभाव से गुजरता है तो उसके पास दो ही रास्ते होते हैं। अच्छा। पहला ये कि वो समाज से कट जाए और सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचे हैं, और दूसरा, जिसे मनोविज्ञान में सब्लिमेशन या उदात्तीकरण कहते हैं, जहां व्यक्ति अपनी पीड़ा को एक बहुत बड़े उद्देश्य में बदल देता है। ओहो, यानी अपने दुख को एक ताकत बना लेना। बिल्कुल। खाक साहब ने अपने निजी अभाव को एक लेंस बना लिया जिससे उन्हें पूरे समाज का दुख दिखाई देने लगा। उन्हें लगा कि जो तंगहाली, जो मुश्किलें उन्होंने झेली हैं वो आने वाली पीढ़ी ना झेलें। इसीलिए शिक्षा और समाज सेवा उनके लिए कोई शौक नहीं था, बल्कि अपने ही अतीत के खिलाफ एक तरह का विद्रोह था। और इसी विद्रोह और चिंतन का जो सबसे बड़ा गवाह था ना, वो था उनका कमरा, जहां ये पूरी बौद्धिक प्रक्रिया आकार लेती थी। जी। उनका वो कमरा किसी साहित्यिक ब्रह्मांड से कम नहीं था। हाँ, बाहरी जीवन की सादगी से बिल्कुल अलग। लेखक बताते हैं कि मेज से लेकर अलमारी तक और यहाँ तक कि रोशनदान में भी किताबें ठूस-ठूस कर भरी हुई थीं। अब सोचिए, रोशनदान, जहाँ से हवा और रोशनी आनी चाहिए, वहाँ किताबों का होना एक अजीब सी घुटन का एहसास भी दे सकता है। हाँ। लेकिन शायद उनके लिए वे किताबें ही असली ऑक्सीजन थी। बिल्कुल। और उस कमरे के बीचों बीच एक डेस्क थी जिससे वो बड़े गर्व से मुंशी प्रेमचंद जी का डेस्क कहते थे। ये बहुत दिलचस्प है। मुंशी प्रेमचंद का नाम उस डेस्क से जोड़ना एक बहुत गहरा प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। वो कैसे? देखिए, प्रेमचंद भारतीय साहित्य में जमीनी यथार्थवाद या रियलिज्म के पुरोधा माने जाते हैं। खाक साहब अपनी कल्पनाओं में उड़ान तो बहुत भरते थे, लेकिन प्रेमचंद की डेस्क ये सुनिश्चित करती थी कि उनकी रचनाओं के पैर हमेशा समाज की कठोर जमीन पर टिके रहें। क्या बात है! वो डेस्क महज एक फर्नीचर नहीं थी, वो एक वैचारिक एंकर थी जो उन्हें याद दिलाती थी कि साहित्य को आम आदमी के पसीने और संघर्ष की गंध से जुदा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी डेस्क पर बैठकर उनकी कलम जिस रफ्तार से चलती थी ना, वो सच में हैरान करने वाली है। जी, बिल्कुल। स्रोत में एक जगह जिक्र है कि मुहर्रम के दौरान अंजुमनों के कहने पर वो बिना किसी हड़बड़ी के और बिना किसी उजरत यानी पैसे के एक ही रात में 10-10 नौहे लिख देते थे। हाँ। अब देखिए, मुझे यहाँ थोड़ी सी हैरानी होती है। ये बात थोड़ी विरोधाभासी लगती है। एक तरफ हम उन्हें एक गंभीर दार्शनिक कह रहे हैं और दूसरी तरफ वो एक रात में 10 रचनाएं कर रहे हैं। मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। कला की दुनिया में जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन का नियम बहुत आम है कि जो सब करता है वो किसी एक में माहिर नहीं होता। कोई भी शख्स इतनी तेजी से गहराई कैसे पैदा कर सकता है? ये तो किसी फैक्ट्री की तरह उत्पादन करने वाली बात हो गई। हाँ, ये सतही तौर पर एक विरोधाभास लग सकता है, लेकिन रचनात्मक मनोविज्ञान में ना इसे फ्लो स्टेट कहा जाता है। फ्लो स्टेट। जी। खाक साहब ने अपने उस्ताद जनाब कलीम गाजीपुरी से जो दार्शनिक और वैचारिक तालीम पाई थी, वो सालों के अभ्यास के बाद उनके अवचेतन या सबकॉन्शियस का हिस्सा बन चुकी थी। अच्छा। जब कोई कला अवचेतन में इतनी गहराई तक उतर जाए तो रचना करते समय व्यक्ति को सचेत होकर सोचना या शब्द ढूंढना नहीं पड़ता। ओहो, यानी वो अपने आप अंदर से बहने लगता है। बिल्कुल। जब अंजुमन मुहर्रम के नौहे की गुजारिश लेकर आती थी तो जो अकीदत और भावनाओं का ज्वार था, वो उस अवचेतन में मौजूद दर्शन को अपने आप शब्दों में ढालने लगता था। गति इसलिए थी क्योंकि कोई वैचारिक रुकावट नहीं थी। एकदम सही। गति इसलिए थी क्योंकि रुकावट नहीं थी, और गहराई इसलिए थी क्योंकि उनका बुनियादी ढांचा ही दार्शनिक था। ये मास्टर ऑफ नन का मामला नहीं है, बल्कि अपने शिल्प पर संपूर्ण आधिपत्य का उदाहरण है।
ये स्पष्टीकरण ना उनकी उस धीर गंभीर मेंटरशिप से भी बिल्कुल मेल खाता है जो उन्होंने स्रोत के लेखक आसी यूसुफपुरी को दी थी। जी, लेखक उन्हें प्यार से चचा कहते थे। हाँ, बातचीत का वो धीमा और सुकून भरा अंदाज, जैसे कोई पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा हो। लेकिन उनकी एक नसीहत ने लेखक की पूरी दिशा ही बदल दी। वो नसीहत बहुत गहरी है। बिल्कुल। खाक साहब ने कहा, शायरी से आगे बढ़ो, लेखन यानी गद्य की तरफ रुख करो। शायरी में जज्बात होते हैं, मगर लेखन में समाज की तामीर यानी निर्माण का मादा होता है। मतलब ये बात किसी शायर के मुंह से सुनना अपना आप में बहुत बड़ी बात है। इसे अगर एक उपमा से समझें तो शायरी किसी घर की खिड़कियों पर लगे खूबसूरत पर्दों की तरह है जी, जो हवा के साथ लहराते हैं और जज्बात दिखाते हैं। लेकिन गद्य वो ईंट और गारा है जिससे समाज की असल इमारत खड़ी होती है। बहुत ही उम्दा। ये पर्दे और ईंट की उपमा इस नसीहत के मर्म को बिल्कुल सटीक ढंग से पकड़ती है। देखिए, शायरी अक्सर प्रतीकों, इशारों और भावनाओं पर निर्भर करती है। श्रोता एक आ भरता है, दर्द महसूस करता है और बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन गद्य या प्रोज एक कठोर बौद्धिक व्यायाम है। बिल्कुल। गद्य में आप सिर्फ रो नहीं सकते, आपको समस्या के कारण बताने होते हैं, तर्क स्थापित करने होते हैं और एक पूरी वैचारिक संरचना खड़ी करनी होती है। हाँ, क्योंकि खाक साहब यह समझ गए थे कि समाज का पुनर्निर्माण सिर्फ जज्बाती आंसुओं से नहीं होगा। सही कहा। उसके लिए ठोस वैचारिक जमीन चाहिए। वो एक युवा लेखक को सिर्फ भावुक नहीं बल्कि जवाबदेह और विश्लेषणात्मक बनते हुए देखना चाहते थे। लेकिन देखिए, अगर गद्य समाज निर्माण की ईंट और गारा है तो यहाँ एक बहुत बड़ा और कड़वा सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? स्रोत में खाक साहब के उपन्यासों और कहानी संग्रहों के जो नाम गिनाए गए हैं, जैसे हुबल की कसम, गाजी और शहीद, शहर बनाम खंडहर, लोभी और गलीज बुक व अफसोसनामा, ये सभी पांडुलिपियों की शक्ल में ही रह गए। ये कभी प्रकाशित नहीं हुए। अगर उनका गद्य वो ईंट और गारा था जिससे समाज खड़ा होना था, तो क्या ये कहना गलत होगा कि उनका ये प्रयास विफल रहा? देखिए, मतलब आखिर अदृश्य ईंटों से कोई समाज अपना निर्माण कैसे कर सकता है? क्या हम महज एक असफल प्रकाशन की कहानी को शुद्धतावाद का नाम देके महिमा मंडित नहीं कर रहे हैं? ये एक बेहद तीखा और बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, अगर व्यवस्था के नजरिए से देखें, पब्लिशिंग के नजरिए से, तो ये 100% एक विफलता है। हाँ, एक समाज के रूप में ये हमारी नाकामी है कि शहर बनाम खंडहर जैसी रचना, जो शायद उस दौर के शहरीकरण से पैदा हो रहे नैतिक पतन का दस्तावेज थी, वो कभी-कभी आम जनमानस तक पहुंची ही नहीं। बिल्कुल। और वो हुबल की कसम, हुबल जो कि अज्ञानता के दौर का एक प्रतीक है। जी, शायद समाज की अंधी आस्थाओं पर चोट करता उपन्यास रहा होगा वो। इन कृतियों का अप्रकाशित रह जाना निश्चित तौर पर एक बड़ी क्षति है। लेकिन एक रचनाकार की मनोवैज्ञानिक प्रेरणा को ना सिर्फ बाजार की सफलता से नहीं मापा जा सकता। उनका निरंतर लिखते जाना इस बात का सबूत है कि कला उनके लिए कोई साधन नहीं था। अच्छा। बल्कि एक अनिवार्य जैविक क्रिया थी, जैसे सांस लेना। उन्होंने प्रकाशन के इंतजार में अपनी कलम कभी नहीं रोकी। ये महिमा मंडन नहीं है, बल्कि कला की उस आदिम वृत्ति का सम्मान है जहां सृजन खुद अपनी आखिरी मंजिल होता है। यानी वो बिना किसी दर्शक या पाठक के भी अपने सच को कागज पर दर्ज करने के लिए विवश थे। एक तरह की अंदरूनी पुकार थी वो। बिल्कुल। की शायरी में भी उतनी ही शिद्दत से झलकता है। स्रोत में उनके कुछ अशार दर्ज हैं जो उनके आंतरिक द्वंद्व और सामाजिक स्थिति को बहुत पारदर्शी तरीके से सामने रखते हैं। जी। एक शेर है, रोशनी दे रही है महलों को एक शमा गरीब खाने की। जी। ये पंक्तियां तो सीधे तौर पर उस म्युनिसिपैलिटी कर्मचारी के जीवन का आईना है जो गरीबी में बैठकर शहर के सियासतदानों और रईसों को बौद्धिक दिशा दिखा रहा था। बिल्कुल। इस शेर में जो शमा यानी मोमबत्ती का रूपक है ना, वो खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी देने का एक क्लासिक प्रतीक है। लेकिन इसके साथ गरीब खाना और महल का जो कॉन्ट्रास्ट उन्होंने खड़ा किया है, वो आर्थिक असमानता और बौद्धिक संपदा के बीच की खाई को दिखाता है। यानी महलों के पास संसाधन तो हैं, लेकिन रोशनी यानी ज्ञान गरीब खाने से उधार लेना पड़ रहा है। एकदम सही।
और इसी तरह उनका एक और शेर जो स्रोत में है, जुज ईमा है हुब्बे वतन दोस्तों, पेश खाके वतन को लहू कीजिए। बहुत खूब। या हुब्बे वतन यानी देशभक्ति को उन्होंने किसी राजनीतिक नारे की तरह नहीं, बल्कि सीधे अपने ईमान, अपनी आस्था का हिस्सा बताया है। और यहाँ खाक शब्द का इस्तेमाल भी तो द्विअर्थी है ना, वतन की मिट्टी और खुद उनका अपना तखल्लुस यानी उपनाम। बिल्कुल, ये दिखाता है कि उनका साहित्य, उनके अस्तित्व और उनकी मिट्टी से किस गहराई तक जुड़ा हुआ था। पर अफसोस 25 अप्रैल 2015 को ये शमा हमेशा के लिए बुझ गई। स्रोत के मुताबिक खाक साहब के इंतकाल से यूसुफपुर की अदबी महफिलों में एक ऐसा अंधेरा छा गया जिसे भरना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन आसी यूसुफपुरी जी के जो आखिरी शब्द हैं, वो इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही दार्शनिक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं। जी, उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि खाक साहब सिर्फ एक इंसान नहीं थे, बल्कि एक नजरिया थे। और आज भी जब आसी गद्य लिखते हैं ना, तो उन्हें महसूस होता है कि उनके अंदर खाक साहब की आत्मा बोल रही है। ये उस ईंट और गारे के सच में इस्तेमाल होने का सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल। भले ही खाक साहब की अपनी किताबें नहीं छपीं, लेकिन उन्होंने जो पीढ़ी तैयार की, वो आज भी उनके विचारों का महल खड़ा कर रही है। और यही सच्ची मेंटरशिप का आखिरी और सबसे बड़ा पैमाना है। देखिए, एक भौतिक शरीर खत्म हो सकता है, हाँ। पांडुलिपियां किसी बक्से में बंद होके दीमकों का शिकार हो सकती हैं, लेकिन जब कोई विचार किसी दूसरे जीवित मस्तिष्क में अपनी जगह बना लेता है ना, तो वो अमर हो जाता है। बिल्कुल सच कहा। खाक साहब एक व्यक्ति से एक वैचारिक स्कूल में तब्दील हो गए। उनकी सादगी, उनका वो किताबों से भरा रोशनदान और उनका वो प्रेमचंद का डेस्क, ये सब अब सिर्फ यादें नहीं हैं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक मार्गदर्शिका है जो अभावों के बीच सृजन का सपना देखते हैं। और ये पूरी कहानी श्रोताओं के लिए एक ऐसे विचार को जन्म देती है जो लंबे समय तक जहन में गूंजता रहेगा। जी। अक्सर हम लोग ज्ञान, प्रेरणा या दर्शन की तलाश में दूर क्षितिज की ओर देखते हैं। हम बड़े शहरों के भव्य पुस्तकालयों में या जाने माने विश्वविद्यालयों के सेमिनारों में वो रोशनी ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये हमारी एक आम फितरत है। लेकिन यूसुफपुर, मोहम्मदाबाद के इस अदबी गौहर की कहानी हमें बताती है कि महानता किसी खास पते की मोहताज नहीं होती। बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि ज्ञान और तहजीब का कोई ऐसा ही गहरा समंदर हमारे आस पड़ोस के किसी छोटे से कमरे में आज भी मौजूद हो। कोई ऐसा शख्स जो चुपचाप साधारण से लिबास में दुनिया की जटिलताओं को सुलझा रहा हो और सिर्फ इस इंतजार में हो कि कोई रविवार की सुबह उसके दरवाजे पर दस्तक दे ताकि वो अपने विचारों की रोशनी बांट सके।